आज का टॉपिक है आपका सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाले टॉपिक से पहले दो चीजें समझना जरूरी है। पहला है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड है हमारा फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बोलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन एक टर्म है, ये होता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना तो बहुत वाइड है। उसमें ये बोलते हैं कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजीज होती हैं जो हमारी पॉलिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को जो गाइड करती है, या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं, लीगल रूल्स होते हैं। लेकिन अगर हमें छोटे में समझना हो तो ये होता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का क्या मतलब होता है कि जो भी लॉ उस कंट्री में बनेगा, अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में है तो डेट लॉ वुड बी अल्ट्रा वायलेंट। कॉन्ट्रावेंशन मतलब कि जो कोई भी आपने लॉ बनाया, अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये वाला जो लॉ है आपका, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि इसकी कोई भी लीगल बैकिंग नहीं रहेगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो एनसीईआरटी जो है वो आपके 4 बेसिक फंक्शन बताता है। एनसीईआरटी के हिसाब से 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है किसके बीच में? डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। इससे क्या मतलब है? देखिए इंडिया है, इंडिया को हम बोलते हैं भाई एक तरह से कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो ये डाइवर्सिटी किस किस लेवल पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? कल्चर के लेवल पर डाइवर्सिटी है, ठीक है। ईटिंग हैबिट के बीच में डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। जब इतना डाइवर्स नेचर है आपका, ठीक है, तो क्या होता है जब कई बार इतना डाइवर्स नेचर होता है तो कंफ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंफ्लिक्ट के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि कई बार एक कल्चरल वैल्यू दूसरे कल्चरल वैल्यू के कॉन्ट्राडिक्शन में हो सकती है, एक ईटिंग हैबिट दूसरे ईटिंग हैबिट के कॉन्ट्राडिक्शन में होती है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में होता है कि भाई किसी के पास रिसोर्सेज कम है, किसी के पास ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये वाली डाइवर्सिटी है, इसके वजह से जो हमारे जो चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं वो ना हो, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है बिटवीन डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, जिससे कि ये कंफ्लिक्ट जो है ये आपका कम हो जाए, ये कंफ्लिक्ट कम हो जाए और पीस बना रहे, क्योंकि ये पीस बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो पहला फंक्शन आपका क्या हुआ? मिनिमल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसका सेकंड फंक्शन पे।
अब आपका सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन एनसीईआरटी बोलती है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये डिसाइड करता है कि हमारा पावर ऑफ अथॉरिटी कौन होगा। पावर टू डिसाइड हमारी किसके पास होगी, यानी कि अथॉरिटी फिगर कौन होगा। ठीक है, और इसी में ये बोलता है कि कैसे आपकी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, अब इसमें पावर टू डिसाइड अथॉरिटी कैसे, कि भाई अगर आप देखोगे कि किसी जगह पे भाई प्रेसिडेंट पावर होता है, फॉर एग्जांपल यूएसए, किसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर पावर होता है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है। ठीक है, तो आपकी कौन सी अथॉरिटी होगी जिसके पास पावर होगी रूल मेकिंग की, ठीक है, लॉ मेकिंग की, ठीक है, या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने की। ठीक है, ये सब हमारा कौन बताएगा, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसी में भी क्या बोलता है कि हाउ गवर्नमेंट कैन बी कंस्टिट्यूटेड। अब होता क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, रशिया में प्रायर टू 1990 यानी कि सोवियत यूनियन में जैसे आप बोलते हैं, ठीक है, उसमें सिंगल पार्टी था। जो अभी सिंगल पार्टी कहां पर है, चाइना में। ठीक है, किसी किसी जगह आपकी ऑटोक्रेटिक होती है या फिर डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी दिस इज ऑल्सो टाइप जैसे आप गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट कैसे कंस्टिट्यूट होगी ये कौन बताएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। जैसे कि चाइना में जब सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है वहां पर कैसे प्रेसिडेंट बनेगा ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि सी जिनपिंग ने जो है अपना जो टर्म वाला जो एक उसके अंदर लिमिट थी वो उसने हटा दी है। ठीक है, इट मींस उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, अपने लिए लिमिट हटाई और ही कैन बी द प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे हमको डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भाई जो आपके लॉ मेकिंग है वो डायरेक्टली एक तरह से लोगों के पास होती है, पब्लिक के पास होती है। कि सपोज कि अगर मुझे किसी भी कोई मेरा ए टॉपिक है उसके ऊपर मुझे लॉ बनाना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उस लॉ को पब्लिक के पास भेजेगी। पब्लिक इस पे वोट करेगी कि ये लॉ बनना चाहिए या ना बनना चाहिए। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जैसे कि रेफरेंडम है, प्लेबिसाइट है। ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे जब आप है ना आगे कंटिन्यू होगी वाली क्लासेस। तो मान लीजिए आपके जो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल है उसके थ्रू वोट करेगी पब्लिक। अगर वो वोट में अगर मान लीजिए पास हो जाता है कि हाँ ये लॉ बनना चाहिए तो फिर वो लॉ बन जाएगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक जो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक जो होती है वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी कंस्टिट्यूएंसी को या फिर किसी भी एरिया को। ठीक है, ये किसी भी एक लॉ मेकिंग बॉडी में बैठते हैं। जैसे सपोज इंडिया के केस में क्या है, वो पार्लियामेंट है। ठीक है, यहां पर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे
ठीक है, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वोट करेंगे whether a law should be made or not। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक ने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए, रिप्रेजेंटेटिव एक लॉ मेकिंग बॉडी में बैठेंगे जैसे कि इंडिया के केस में पार्लियामेंट है, और ये वोट करेंगे कि वेदर अ लॉ शुड बी मेड और नॉट। ठीक है, ये होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आपका दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि आपकी जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो किसके पास है, यानी कि आपकी अथॉरिटी कौन होगी, और सेकंड है आपका गवर्नमेंट कैसे कंस्टिट्यूट होगी। तीसरा इसका फंक्शन है कि ये एक लिमिट इंपोज करती है, किस पे, गवर्नमेंट पे। ठीक है, अब जैसे सेकंड फंक्शन के हिसाब से मैंने गवर्नमेंट को पावर दे दी, पर ये गवर्नमेंट जो है उस पावर का अनऑथराइज्ड यूज ना करने लग जाए, एब्सोल्यूट पावर ना हो जाए उसके पास, वो पब्लिक के राइट्स का वायलेशन ना करने लग जाए, या फिर उसकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो बेसिक जो होती हैं उनको अंडरमाइन ना करे, इसलिए एक लिमिट इंपोज करती है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एक लिमिट इंपोज करती है गवर्नमेंट पे। और ये जो लिमिट होती हैं ये इतनी फंडामेंटल होती हैं कि गवर्नमेंट इसे ट्रेसपास नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इसे किसी भी उसमें ट्रेसपास नहीं कर सकती। फॉर सपोज कि आपके फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अब आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है राइट टू लाइफ का, ठीक है, किसी भी इंस्टेंस पे गवर्नमेंट का कोई भी लॉ, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी राइट टू लाइफ को थ्रेटन करे अदर देन द लिमिट इंपोज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो भी चीज एंश्राइंड होगी कॉन्स्टिट्यूशन में वहां तक वैलिड है, उसके अलावा अगर किसी भी इंस्टेंसेस पर अगर गवर्नमेंट आपके राइट टू लाइफ को थ्रेटन करती है तो दैट वुड बी द लिमिट इंपोज्ड, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले सकता है, कोई जजमेंट आ सकता है। जैसे सपोज रामदेव बाबा के केस में they were sleeping at night, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू स्लीप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो जो एक्शन हुआ था रात में रामदेव बाबा के शिविर में, ठीक है, वो कैसा था, इलेजिटिमेट था, क्योंकि राइट टू स्लीप राइट टू लाइफ है, और आप राइट टू लाइफ को आप जो फंडामेंटल राइट है उससे आप वायलेट नहीं कर सकते, राइट टू लाइफ के फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट इंपोज की। या फिर जैसे सपोज एक और है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कौन से आर्टिकल है इसके, 25 है, 26 है, इसमें कुछ चीजें मेंशन्ड है कि किस किस पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है। ठीक है, इनके अलावा आप किसी भी इंस्टेंसेस पे आप किसी भी इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते उसके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सरसाइज करने से। अगर आप रोक रहे हो तो फिर आप जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, चौथा है आपका जो एनसीईआरटी फोर्थ जो फंक्शन बताती है वो है एस्पिरेशन ऑफ पीपल को फुलफिल करने में। ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ पीपल को फुलफिल करने में कैसे, आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो ठीक है, डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया था एवोल्यूशन का, तो उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था एवोल्यूशन का उसने बोला था कि भाई ह्यूमन जो है इवॉल्व करते हैं, ह्यूमन की तरह ही सोसाइटी भी आपकी इवॉल्व करती है।
सोसाइटी के इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि पहले कुछ वैल्यूज होंगी जिन्हें हम चेरिश करते होंगे, लेकिन अब वही वैल्यूज जो है वो हम चेरिश नहीं करते। सपोज फॉर एग्जांपल सती प्रथा है, ठीक है। पहले सती प्रथा जो है उसे बहुत चेरिश किया जाता था, लेकिन अब वही जो है सती प्रथा जो है इलीगल है, ठीक है। कुछ वैल्यूज जो पहले नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब वो आ गई हैं, ठीक है। जैसे एनवायरमेंटल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है अब बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए प्रोविजंस है, ठीक है। तो कोई भी एस्पिरेशन जो सिटीजन्स की होंगी उन्हें फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज डीपीएसपी है, ठीक है, उसमें कुछ चीजें मेंशन है, ठीक है। और सपोज जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि भाई जितने भी सिटीजन्स हैं आपके, ठीक है, एबीसीडी, वो किसी भी ग्रुप के हों, उनके लिए सिविल कोड जो है वो कॉमन होना चाहिए, उनके ऊपर जो भी सिविल लॉज लगेंगे वो सब कॉमन होने चाहिए, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, ठीक है। या फिर सपोज आर्टिकल 39 ये बोलता है, ठीक है, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। ये क्यों जरूरी है भाई, जस्टिस जो है आपका प्रीएम्बल में भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो अगर इक्वल जस्टिस नहीं होगा तो कोई सिटीजन का ग्रुप जो है, एक ग्रुप जो है वो डिसएडवांटेज में होगा किसी ग्रुप 2 से, ठीक है। एंड वी वांट टू क्रिएट अ इक्वल सोसाइटी, नॉट इक्वल, कम से कम इक्विटेबल तो हमें बनानी है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 14 में बोलता है राइट टू इक्वलिटी। तो इस चीज को है ना वो करने के लिए हमारे पास क्या है, डीपीएसपी है, ठीक है। इसी तरह से और भी अलग प्रोविजंस है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि हमें एस्पिरेशन ऑफ जो भी पीपल है, यानी कि मतलब जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उन्हें हमें ध्यान में रखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस एस्पिरेशन को फुलफिल करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डीपीएसपी है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन की कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का क्या मतलब है कि कोई भी अदर लॉ जो उसके कॉन्ट्रावेंशन में बनेगा वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 फंक्शन उसके एनसीईआरटी में जो भी मेंशन थे, पहला है भाई आपका मिनिमल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दूसरा है आपका पावर टू डिसाइड प्लस गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। तीसरा है आपका लिमिट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। और चौथा है फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, ठीक है। ये आपको मोटा मोटा पता लग गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके फंक्शन क्या है। अब बात हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है आपका सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्यों जरूरी था, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि सैलिएंट फीचर क्या है। वैसे सैलिएंट फीचर का मतलब क्या होता है, सैलिएंट फीचर का मतलब होता है कि एक तरह से जो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ठीक है। तो सबसे पहला सैलिएंट फीचर जो आता है वो आता है आपका कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट है, ठीक है। लेंथीएस्ट जैसे आप देखोगे करीब 400 के करीब आपके आर्टिकल हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं, बहुत सारी अपेंडिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेंथीएस्ट है, वॉल्यूमिनस है सबसे ज्यादा, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस है, ठीक है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे ना भाई, कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर बीइंग द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका सबसे पहला रीजन आपका आता है एक ज्योग्राफिकल होता है। इंडिया का टोटल एरिया जो है वो करीब उसे पहुंचाता है 7th प्लेस इन द वर्ल्ड में, ठीक है। ये 7th प्लेस होने की वजह से इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, ये बताता है, इसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लेंथीएस्ट बन जाता है, ठीक है। सेकंड रीजन है आपका
हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे? अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस बनता है ना, वो कहां से बनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, अगर आप इसे देखोगे तो ये खुद बहुत बड़ा वॉल्यूमिनस है। ठीक है, और क्योंकि हमारे मेजर प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, इसीलिए ठीक है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट और वॉल्यूमिनस हो जाता है। ठीक है, तीसरा है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों के लिए प्रोविजन दिए हुए हैं। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए, एंड दैट टू उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना आपको बता दिया हो कि भाई बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होगा, प्रॉपर डिटेल्ड प्रोविजन है सारे एडमिनिस्ट्रेशन के। डिटेल प्रोविजन है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के, पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के। इस वजह से तीसरा रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट हो जाता है, वॉल्यूमिनस हो जाता है। इसके अलावा फोर है, एक रीजन दिया जाता है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। लीगल ल्यूमिनरीज क्या होती हैं? वकील। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है, उसमें जो प्राइमेसी जो थी वो वकीलों की थी, एडवोकेट्स की थी। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टर है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और इन सब की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट हो जाए, क्योंकि इन्होंने इतने डिटेल प्रोविजन दिए हैं बीइंग एन एडवोकेट कि भाई वो इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका फीचर है सैलिएंट, वो क्या है? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के चार रीजन आपको बता दिए, हिस्टोरिकल है, ज्योग्राफिकल है, कॉमन प्रोविजन फॉर सेंटर एंड स्टेट, डेट टू डिटेल। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बेसिक वैल्यूज या प्रिंसिपल्स बता दिए। ठीक है, और उसके बाद चौथा आपका आता है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। ठीक है, तो पहला हो गया आपका लेंथीएस्ट, सेकंड आपका आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारा जो है वो लेट बना, ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया कि हम क्या क्या डाल सकते हैं, कि जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वहां से क्या क्या लिया? फंडामेंटल राइट लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड का था, वहां से क्या लिया आपने? वहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से आपने कॉन्करेंट लिस्ट ली, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सोर्सेज से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडिया लिया और उनको अपने अंदर एम्प्लॉय किया, जो भी उसके प्रोविजंस थे, ठीक है। अच्छा, इसमें बात क्या होती है कि कई बार बोला जाता है कि क्योंकि हमने इतने सारे सोर्सेज से हमने एक आइडिया लिया, ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक क्रिटिसिज्म है ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड है,
वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर आप डिबेट्स में जाइएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की में, तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद बोला है कि दो इट सीम्स टू बी बोरोड, ठीक है, लेकिन इसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से हमने मॉडिफाई किया है। जो भी प्रोविजंस हमने डाले हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से नहीं है। जैसे सपोज कि फंडामेंटल राइट तो हमने अमेरिका में लिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, लेकिन हमने इंडिया में क्या अप्लाई किया? अगर आप आर्टिकल 21 की अगर आप पढ़ेंगे वर्डिंग्स, तो उसमें आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और जो हमने लिया है जापान से, ठीक है। तो बोरोड हो सकता है, लेकिन वो सूट करता है हमारी इंडियन कंडीशंस को, ठीक है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में यूनिक है। आप इसे ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने किसी से उठाया और कॉपी कर दिया, हमने उसे चेंज किया अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड वांट, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है आपका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, दो वो हैं, एक होता है आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसको अमेंड करना जो होता है ना, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अमेंडमेंट बहुत इजी होता है। अब इसमें क्या मतलब है? देखिए, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगर आपको उसे अमेंड करना होगा उसके प्रोविजन को, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, कांग्रेस और सीनेट में, प्लस जितने भी स्टेट हैं उसमें 2/3 स्टेट को रेटिफाई करना पड़ेगा, 2/3 स्टेट को रेटिफाई करना पड़ेगा वो प्रोविजन, तब जाके वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जाके वो जो भी अमेंडमेंट है वो लागू होगा। अगर इनमें से अगर ये 2/3 स्टेट अगर ये फेल हो जाता है, अगर ये वाला प्रोविजन, यानी कि 2/3 स्टेट जो है वो रेटिफाई नहीं करते हैं उस प्रोविजन को, तो वो अमेंडमेंट जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए यूनाइटेड किंगडम का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, इसके अंदर दो होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ये पार्लियामेंट जो है, ठीक है, ये अगर कोई अमेंडमेंट लेके आता है तो उसे उसके स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट से उसे रेटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, रेटिफिकेशन का प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। तो रिजिड हो गया जब आप उसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट इजी ना हो। रिजिड और फ्लेक्सिबल में ऐसा कभी मत समझिएगा कि भाई अमेंडमेंट होता है या नहीं होता, इट्स ओनली कि भाई उसका प्रोसीजर कैसा है, ठीक है। अगर प्रोसीजर इज नॉट इजी देन इट इज रिजिड,
अगर प्रोसीजर इज इजी देन इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, कोई यूनिलेटरली इसे अमेंड कर सकता है देन इट इज फ्लेक्सिबल, अगर यूनिलेटरली अगर अमेंड नहीं कर सकते हैं तो इट इज रिजिड। दो चीजें हैं कि प्रोसीजर कैसा है और यूनिलेटरल अमेंडमेंट का क्या हुआ है। अगर फ्लेक्सिबल में यूनिलेटरल अमेंडमेंट बहुत आसान है, इसमें यूनिलेटरल अमेंडमेंट इतना आसान नहीं है। अब जब हम बोलते हैं कि इंडिया में ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब हम बोलते हैं कि इंडिया में ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप तीन तरीके से आप अमेंड कर सकते हो। 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट होते हैं। वैसे तो लक्ष्मीकांत में इसका एक अलग चैप्टर है, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए। ठीक है, एक है जिसमें आप सिंपल मेजॉरिटी से आप उसे अमेंड कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट। क्या मतलब है? सिंपल मेजॉरिटी, आपकी पार्लियामेंट की कोई स्ट्रेंथ है, सपोज 100 मेंबर है, ठीक है, 50% ऑफ द मेंबर, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। 100 मेंबर के मान लीजिए स्ट्रेंथ है, 80 मेंबर आए हैं, 80 मेंबर आपके प्रेजेंट है, ठीक है, 100 मेंबर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस थी आपकी, 80 मेंबर आपके प्रेजेंट है। तो अगर 40 मेंबर अगर किसी भी प्रोविजन को वोट कर देते हैं कि हाँ ये वाला प्रोविजन लागू होना चाहिए, तो वो अमेंड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ये होती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका 50% होना चाहिए, प्लस जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं उसका 50% होना चाहिए। दैट इज आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। फॉर सपोज कि अगर आपकी टोटल स्ट्रेंथ अगर आपकी 100 है, ठीक है, प्रेजेंट है आपकी 80, ठीक है, तो इस कंडीशन को पूरी करने के लिए आपका कितना होना चाहिए? 80 के 50% कितना हो रहा है? 40 हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए 40 लोग आपके वोट कर देते हैं कि भाई ये अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये 40 जो है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितना हो रहा है? 50। ये 40 जो है ये सेकंड वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका अमेंडमेंट जो है वो लागू नहीं होगा। पर सपोज इन 40 में से, इन 80 में से 51 लोग आपके वोट कर देते हैं कि हाँ ये वाला अमेंडमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी आपकी 50% ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग, क्योंकि 80 से के 50% कितना होता है? 40 होता है, 40 से ज्यादा है। प्लस सेकंड कंडीशन भी हो रही है 50% ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग। 100 थी हमारी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उसके 50% कितना होता है? 50, उससे ज्यादा हो रही है 51। तो ये वाली अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट इज द स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। कहां होती है ये अभी आप बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर करना है तो फिर बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। सारे टॉपिक जो है वो एक ही उसमें कवर नहीं हो सकते, बस ये क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसलिए बता दिया गया। फिर तीसरा आता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी वही जो ये सेकंड वाली स्पेशल मेजॉरिटी है, इसका यही मतलब है, ठीक है। दूसरी इसमें चीज आती है रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। जितने भी टोटल स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से 50%, जैसे सपोज मैंने बताया था कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 100 थी, उसमें से 51 उसने कर दिया। पर सपोज कि
कि भाई अगर आपके टोटल जो स्टेट्स हैं मान लीजिए 10 हैं, ठीक है, इन 10 में से आपको 5 स्टेट्स को कम से कम जो है वो रेटिफाई करना पड़ेगा इस प्रोविजन को, ठीक है। ये कितना था उसमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के केस में 2/3, ठीक है। सपोज मैथ इजी करने के लिए 9 ले लेते हैं, यूएस में कितना होता है ये 6, इंडिया में कितना होगा 5, क्योंकि 4.5 हो रहा है, राउंड फिगर में ले लिया 5 हो गया, और यूएस में होता तो कितना होता है ये 6 होता, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल मेजोरिटी ज्यादातर जो होती है वो आर्टिकल 368 के केस में, यानी कि जहां पर फेडरल प्रोविजन आते हैं उनके केस में आती है। चौथा आपका जो सैलिएंट फीचर है वो है फेडरल विद यूनिटरी बायस, और इसमें टर्म है फेडरल। तो आप फेडरल वर्ड से आप क्या समझते हैं? फेडरल वर्ड में क्या होता है, 2 यूनिट होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिनका क्या अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होगी, और डुअल पॉलिटी होगी। डिवीजन ऑफ पावर आपकी कहां से आती है? अगर इंडिया का मैं एग्जांपल दूं आपको, 7 शेड्यूल से आती है, ठीक है। डुअल पॉलिटी कहां से आती है? अगर आप देखोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो पार्ट मेंशन्ड है, एक पार्ट आपका आता है सेंटर और एक पार्ट आता है आपका स्टेट्स। इसके अंदर डिटेल प्रोविजन दिए हुए हैं कि कौन उसकी अथॉरिटी होगी, कौन डिफेक्टो रूलर होगा, ठीक है। इस तरह से जो भी प्रोविजन है वो मेंशन्ड है, ठीक है। इंडिया के केस में बता रहा हूं, बस ये एग्जांपल में आपको ये होता है, लेकिन एक कॉमन जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि फेडरल में क्या होती है, 2 यूनिट होती है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पंचायत जो है, स्टेट के अंदर में वैसे आती है ना पंचायत, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ठीक है। तो पंचायत क्या फेडरल यूनिट है? सपोज यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे दिया कि पंचायत आर फेडरल यूनिट विद इन स्टेट्स, ट्रू है या फॉल्स है, आपको बोलना है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपको इसका वो देखना है। इसका वैसे अलग चैप्टर है कि भाई कौन कौन से फेडरल प्रोविजंस होते हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये फेडरल यूनिट है या नहीं है। उसी में एक आता है, वो आपको बताएगा कि भाई पंचायत आपका उन आप बेसिस पे देखोगे ना, जो भी फेडरल प्रोविजंस होते हैं कि भाई ये चीज आपकी फेडरल बनाती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ, पंचायत जो होती है वो फेडरल यूनिट नहीं है, ठीक है, जबकि स्टेट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे भाई पंचायत के लिए अलग से प्रोविजन दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे स्टेट्स के लिए दिए हुए हैं। पंचायत का अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक स्टेट्स का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पंचायत का आर नॉट फेडरल यूनिट, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस अगर आप देख सकते हैं तो अपने आप सर्च कीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो फेडरल आपको समझ में आ गया, ठीक है। यूनिटरी बायस क्या होता है? यूनिटरी बायस क्या होता है? सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू स्टेट्स, ठीक है। फेडरल में क्या था, दोनों के पास
अपनी अपनी पावर थी। यूनिटरी बेस में सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है, ठीक है। फेडरल प्रोविजन कहां से आए आपके, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 368 है, 7 शेड्यूल है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर थी, डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सेंटर के लिए अलग है, स्टेट्स के लिए अलग है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर के पास ज्यादा पावर कहां से आती है हमारे, इसके एग्जांपल है गवर्नर होता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। उसमें होता भी है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे अपॉइंट होता है वो, यानी कि प्रेसिडेंट उसे हटा सकता है गवर्नर को, ठीक है। और प्रेसिडेंट किस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल एंड मिनिस्टर 74 आई थिंक आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 आई थिंक, आर्टिकल 74 आई थिंक, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। 75 के 75 है, आई चेक एंड लेट यू नो, ठीक है ना। रेसिडुअरी पावर, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, 3 लिस्ट 7 शेड्यूल में क्या होता है, 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर यूनियन गवर्नमेंट की कोई भी लॉ मेकिंग की। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की फॉर लॉ मेकिंग। हाँ, लेकिन इस स्टेट लिस्ट में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे, जब वाला चैप्टर इमरजेंसी वाला, तब आपको उसमें आएगा कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर सेंटर के पास पावर आ जाती है, ठीक है, इन स्टेट लिस्ट वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी बस आप ऐसा समझ लीजिए कि यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर है लॉ मेकिंग की यूनियन गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर है लॉ मेकिंग की स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है, सेंटर और स्टेट के पास पावर है। लेकिन अगर सेंटर अगर कोई लॉ बना रहा है तो डेट वुड बी एप्लीकेबल ओवर स्टेट लॉज, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट मेंशन्ड नहीं है, जो भी सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, उनके ऊपर पावर, जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास है, वो भी सेंटर के पास है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी यूनिटरी बेस वाले प्रोविजन है, बहुत सारे प्रोविजन है। अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए कि है ना फेडरल और यूनिटरी बेस का मतलब क्या होता है। पांचवा प्रोविजन है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो डिसाइड करता है कि भाई आपकी पावर टू डिसाइड किसके पास है। सेकंड है भाई आपका कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती, ठीक है, कैसे फॉर्म होगी। तो उसमें डेमोक्रेसी में मोस्टली जो है, डेमोक्रेसी का वैसे मतलब होता है कि भाई अगर आपका लोग बाग जो है वो वोट कर किसी को चुन रहे हैं, या फिर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों के पास है। डेमोस होता है पीपल और क्रेसी होता है रूल, लोगों का रूल, ठीक है। जैसे आपने आगे प्रीएम्बल में देखा होगा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाई कंस्टिट्यूट इंडिया एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे करके फिर नीचे आता है इतनी डेट को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देते हैं, ठीक है। तो इसमें तो मोस्टली जो है दो तरह का सिस्टम होते हैं, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म और एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका है
देखिए आपका नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूं उनका क्या मतलब है। एक होता है आपका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तीसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, डबल मेंबरशिप, एक और 2 पॉइंट है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, ठीक है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें 2 टर्म आते हैं, एक होता है डी फैक्टो हेड, एक होता है डी ज्योर हेड, और एक होता है आपका डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो होता है बाय द वेरी फैक्ट। जैसे इंडिया में पीएम जो है वो डी फैक्टो हेड है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो आपका डी ज्योर हेड है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे 74, 75, 78 की, तो उसमें है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन डी फैक्टो हेड में एड एंड एडवाइस कौन कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर कौन होता है, पीएम, ठीक है। तो ये हो गया नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन इसके नाम पे लिए जा रहे हैं। रियल कौन है, पीएम, क्योंकि बता कौन रहा है ये, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजंस को मना नहीं कर सकता, जो उन्होंने बोल दिया ही हैज टू अप्लाई। उसकी कुछ वीटो पावर्स होती हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी आप इतना समझ लो कि पीएम की जो है वो डी फैक्टो हेड है। सेकंड आता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, आर्टिकल 75 में खुद लिखा हुआ है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट अगर चाहेगा, ठीक है, तो वो इनको हटा सकता है, ठीक है। उसके लिए वो है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया अगेंस्ट द मिनिस्टर, तो वो जो जितने भी जो गवर्नमेंट है उसे रिजाइन करना पड़ेगा। तीसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल। आपको पता है इंडिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 100 सीट है, इन 100 सीट में से एक पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, पार्टी डी है। इस पार्टी ए को मान लीजिए मिली 35 सीट, पार्टी बी को मिली मान लीजिए 30 सीट, पार्टी सी को मिली अब मान लीजिए 34 सीट मान लीजिए। कितनी हो गई ये, 65, 5 4 9 6, और पार्टी डी को मिली 1 सीट। किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है अगर 100 सीट के हिसाब से देखोगे तो, लेकिन सबसे ज्यादा किसके पास है, 35 सीट है ए के पास। तो ए जो है वो क्या बना लेगी, गवर्नमेंट बना लेगी। जिसके पास मेजोरिटी सीट्स हैं वो गवर्नमेंट बना लेगी, दैट इज मेजोरिटी पार्टी रूल। वो मेजोरिटी पार्टी है इस वाले पार्लियामेंट में, इस वाली जो लेजिस्लेटिव मेकिंग बॉडी है उसके पास। चौथा है लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम, जैसे मैंने आपको बताया डी फैक्टो लीड होता है। डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप क्या होता है, एक जो आदमी है, जैसे एमपी बने आप या फिर आप एमएलए बने, ठीक है, गवर्नमेंट बनी आपकी, जैसे आपकी गवर्नमेंट बनी, जैसे मैंने बताया ए है, इसने आपकी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है।
अब इस गवर्नमेंट में क्या होगा, कुछ लोग मिनिस्टर बनेंगे, 35 थे, 35 में से मान लीजिए उन्होंने 7 लोगों को मिनिस्टर बनाया। इसके लिए अलग प्रोविजन होता है, 15% 10% वाला रूल होता है कि कितने आप मिनिस्टर बना सकते हो, मैक्सिमम कितने नहीं बना सकते, वो बात की बात है। अभी फॉर द टाइमिंग आप समझ लीजिए 35 में से आपने 10 को आपने मिनिस्टर बना दिया, 25 लोग आपके रह गए। तो ये जो मिनिस्टर बने हैं इनके पास डबल मेंबरशिप है। डबल मेंबरशिप किस तरह से, ये लोग मिनिस्टर भी हैं और ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इनकी डबल मेंबरशिप हो गई।